वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम अपने चैनल पे एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया लेक्चरर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चरर मैथमेटिक्स के पोस्ट आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो इससे डेफिनेटली आप सभी को फ़ायदा होगा। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स लेक्चरर में अभी तक अगर पुराना देखा जाए तो 2017 में 2 एग्ज़ाम हुआ था। एक था व्याख्याता पंचायत का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में और एक था आपका नॉर्मली मैथमेटिक्स का। उसके बाद 2019 में एग्ज़ाम हुआ था लेक्चरर का और अभी 2023 में हुआ है। तो हम इन 4 बार के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और आगे चल के इसका एनालिसिस भी करेंगे कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आई होप कि आपके पास क्वेश्चन पेपर और सिलेबस होगा। अगर नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ, आप सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम व्याख्याता पंचायत जिसका कोड है आपका 0127 ध्यान देंगे। 2 एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तो मैं अभी व्याख्याता पंचायत के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। ये आपका कोड देख लेंगे 0127 PRL 2017 और ये आपका सेट ए रहने वाला है। तो सेट ए के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं बार बार क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा इससे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द एक्सपेंशन ऑफ e⁵x प्लस e⁴x डिवाइडेड बाई e⁵3x द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इज़। तो आपके पास एक एक्सपेंशन दिया गया है और इस एक्सपेंशन में आपके पास x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। आप एक और नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, सेकंड क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। इससे आपके पास एक मटेरियल तैयार हो जाएगा जिसमें आप समझ सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है e⁵x प्लस e⁵x डिवाइडेड बाई e⁵3x। सबसे पहले काम क्या रहेगा, हम सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास e⁵x अपॉन e⁵3x प्लस e⁵x अपॉन e⁵3x। ओके, सिंपली इसको हमने अलग अलग कर लिया है। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये 5 - 3x, ये हो जाएगा e⁻2x प्लस e⁻²x। क्लियर है? तो ये आपके पास इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर e⁻x का जो सीरीज़ होता है उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, e⁻x का सीरीज़ क्या होता है? तो e⁻x का सीरीज़ होता है 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका e⁻x का सीरीज़ होता है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं e⁻x का सीरीज़ लिखूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर e⁻²x है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो e⁻x का सीरीज़ क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जो ऑड टर्म्स हैं, पावर जो ऑड है उसके सामने में माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 - x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये जो 2 सीरीज़ हैं इनका आपको यूज़ करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं e⁻2x में इस चीज़ को रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, जहाँ पर x है x की जगह में मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमको बोला था x⁴ का कोफिशिएंट, तो मैं इसको x⁴ तक लेके जाता हूँ, उसके आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली इसमें e⁻2x है। ठीक है, तो यहाँ पर -x का मेरे पास फॉर्मूला है, तो वहाँ पर x की जगह मैं क्या रख दूँगा, 2x रख दूँगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 - 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला था x⁴ का कोफिशिएंट। तो अब देखिए x⁴ कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा, तो x⁴ इस वाले टर्म्स में है और इस वाले टर्म्स में है। तो इन दोनों को हम
सेपरेट कर लेते हैं। देखिए प्लस के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2 इंटू, देखिए ऊपर में 2 हो जाएगा, 2 की घात 4 x की घात 4 और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 432। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 2 की घात 4 मतलब 16 भागिए 4 मतलब ये हो जाएगा 4/3 x की पावर 4। तो x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट क्या मिला आपको 4/3। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एकदम डीपली क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपली आपको सिर्फ सीरीज एक्सप्रेशन को समझना है। तो अब मैं आपको एक यहाँ पर स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन को देख के आप समझिए कि ये कितना डीप पूछ रहा है और क्या क्या चीज़ों की आपको नीड है। जैसे कि ये क्वेश्चन में e टू दी पावर x आया था ना, e टू दी पावर x का सीरीज हमको हेल्प किया है। इसी प्रकार हो सकता है किसी क्वेश्चन में sin x का सीरीज आ जाए, cos x का सीरीज आ जाए, log x का सीरीज आ जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन से आप कुछ नॉलेज लीजिए कि इस क्वेश्चन में मेरे को और कितना डीप पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ़ अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड 2 sin अल्फ़ा प्लस 15 cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ cot अल्फ़ा इज़। ठीक है। आपको बताया गया है कि अल्फ़ा एक धनात्मक न्यून कोण है और आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आपको cot अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, उस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये आपके पास दिया गया है 2 sin अल्फ़ा प्लस 15 cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है। यहाँ पर आपका ये जो 2 अल्फ़ा नहीं होगा, ये आपका होगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। मेरे को ये देख के हैरानी हुई कि जो आपका आंसर की है इस क्वेश्चन पेपर का, उसमें भी इस क्वेश्चन को विलोपित नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर ये क्वेश्चन गलत दिया है तो इसका फिर आप आंसर ला दे रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, cos स्क्वायर अल्फ़ा होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को हम cos स्क्वायर अल्फ़ा लेके बनाएंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। ये आपको दिया गया है कंडीशन, एक इक्वेशन दिया गया है 2 sin अल्फ़ा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। इसमें आपका थोड़ा सा रूट कैसे फाइंड करते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, ये पूरा जो इक्वेशन है उसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि cos को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 sin अल्फ़ा प्लस 15, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 17। ये आपके पास हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस को आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके। अब इसको आपको सिंपल सा फैक्टर करना है। ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन को पढ़े होंगे तो ये आप इजीली इसको फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 15 अट्ठे कितना होता है 120, है ना। तो 2 नंबर आपको ऐसा लेना है जिनका गुणा करने पे आपको 120 मिले और उन दोनों को जोड़ने या फिर घटाने पे 2 आना चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 120 लाना है गुणा करने पे और जोड़ने और घटाने पे 2 आना चाहिए। तो सिंपली दिख रही है 10 और 12 में ये टूट जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा 12 साइन अल्फ़ा प्लस 10 साइन अल्फ़ा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके। ये इस फॉर्म में टूट जाएगा। अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले से क्या कॉमन निकलेगा आपका 3 साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 5 साइन अल्फ़ा माइनस 4। यहाँ से आप निकालेंगे 2 तो ये हो जाएगा 5 साइन अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे। अब देखिए अब इसको कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 5
साइन अल्फ़ा -4 और ये हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम इक्वेट कर लेते हैं 0 से, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट को आप इक्वेट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 और सेकेंड में हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2। ओके, सॉरी -2/3 होगा ये। तो इस तरीके से आपके पास साइन की 2 वैल्यू निकल गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि अल्फा एक धनात्मक न्यून कोण है, तो धनात्मक है तो ये वाले पॉइंट को तो हम ले नहीं सकते, तो हमको सिर्फ ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, 4/5। अब आप जानते हो, देखिए ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है आधार, लंब और कर्ण। तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये हो जाएगा लंब मतलब 4 और कर्ण का मतलब हो जाएगा आपका 5, तो ये आपका 5 आ गया। तो आप आधार कैसे निकालोगे, अब ये तो 10वीं का चीज़ है भाई, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। आधार कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 25 - 16 9 करूँ कितना हो जाएगा 3। तो ये आ गया आपका आधार, आपका आ गया 3। अब मेरे को देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, कॉट अल्फ़ा। तो कॉट अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आई थिंक आधार बटे लंब। तो आधार आपका 3 है और लंब आपका 4 है, तो यहाँ पर आपका आधार बटे लंब के हिसाब से कॉट अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 3/4। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। और आंसर की में भी इसका ऑप्शन ए दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको cos 2 अल्फ़ा करके बनाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में हो सकता है टाइपिकल, क्योंकि क्वेश्चन तो टीचर सही छांट के देता है, जो भी व्यापम पीएससी में होते हैं वो प्रिंटिंग के टाइम में ही गलत होता है। तो आई थिंक ये जो 2 है ना वो प्रिंटिंग के टाइम में मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखेंगे स्क्वायर होगा। ओके, तो देख लीजिए ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना था कि कैसे इन इक्वेशन को से हम रूट निकालें। कॉस को हमने चेंज कर लिया साइन में, और सिंपल सा आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, एकदम बेसिक है ये, तो आपको 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ है, साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये आपका मीन मीडियन मॉड जो होता है आपका एक टॉपिक है इसमें, उसी में का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रेक्षण 104 का माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर आपको माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, ये 24 नंबर पॉइंट सांख्यिकी का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया माध्य विचलन, इसी का ये क्वेश्चन है 27 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका मिस्टेक है। इस वाले क्वेश्चन में आपका जो पॉइंट दिया गया है ना 1, 0 और 4, इससे अगर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है 1, वो 1 नहीं होगा, वो -1 होगा। मैं जब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो बड़ा मेरे को ताजुब लगा कि एक के बाद एक इतने सारे क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन को मैं ही गलत बनाया हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन में मिस्टेक किया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सुधार दूंगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी गलत है, -1 होगा यहाँ पर, तभी इसका आंसर आएगा। व्यापम इसका आंसर भी लिया है, डी ऑप्शन को लिया है, लेकिन ये डी ऑप्शन तभी आएगा जब आपका ये क्वेश्चन -1 होगा, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माध्य विचलन विधि से आपको माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य विचलन विधि क्या होता है, जैसे कोई आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो माध्य विचलन में सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको सम कर दीजिए, ठीक है। माध्य पहले निकालेंगे, माध्य कैसे हो जाएगा, इन सारे पॉइंट्स का सम कर लीजिए, -1 + 0 + 4 डिवाइडेड बाय जितने नंबर से उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। कितना नंबर है आपके पास, 3, तो ये हो जाएगा 3/3 = 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये माध्य निकल गया। अब क्या करना है आपको, देखिए सिंपली माध्य बोलता तो ऐसा आप कर देते, लेकिन ये माध्य विचलन विधि बोला है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो माध्य आया है उससे हमको दूरी निकालना पड़ेगा। अब इस -1 से इन तीनों पॉइंट्स की दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा di। तो सबसे पहले मैं पहले पॉइंट के लिए निकालता हूँ दूरी। तो दूरी आप जानते हो कि इन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की अगर दूरी आपको निकालनी है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का अंतर जो है वही उसका दूरी हो जाएगा। तो अगर मैं d1 निकालता हूँ, ठीक है, d1 समझिए, d-1 निकाल रहा हूँ, -1 मतलब -1 पॉइंट के लिए दूरी निकाल रहा हूँ। तो इसको कैसे निकाला जाता है, मॉड में रखेंगे इसको, ठीक है। -1
ठीक है, और ये जो माध्य है उसको उसमें घटा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप D0 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, और D4 क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा -2 का अमाउंट कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 3। तो आपने जो माध्य निकाला था उससे आपको जितने भी बिंदु आपको दिए गए हैं उन सारे का डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकल गया, अब अगेन इन डिस्टेंस का फिर से आप माध्य निकाल दीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, समीशन DI डिवाइडेड बाई n, तो ये आपका फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो DI में क्या हो जाएगा 2 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 3 है, ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो ये 6/3, इसका मतलब क्या है आंसर 2। तो ये जो 2 आंसर है वो आपका ऑप्शन डी में मैच कर रहे हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन आंसर डी तब होगा जब आप क्वेश्चन में इसको -1 लेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ का है, आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमने बनाया था ना, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, पहला क्वेश्चन जो हमने बनाया था वो आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल आपका एलजेब्रा था आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, थर्ड क्वेश्चन आपका सांख्यिकी से है, स्टैटिस्टिक्स से। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं अभी वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ इसमें मैं आपका 2D 3D ज्योमेट्री को कवर नहीं करूँगा। उसके लिए हम लोग पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे, उसमें आपका पूरा 2D 3D ज्योमेट्री हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। देखिए 2D 3D में क्या आता है, आपका सरल रेखा जाएगा, वृत्त आएगा, शंकु, परवलय, अति परवलय, आपका कोनिक सेक्शन आ जाता है, शंकु जिसको बोला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 2D और 3D ज्योमेट्री को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। ओके, उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन वीडियो लेक्चर मैं लेके आऊँगा। चलिए, तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो वही है, आपका 2D से रिलेटेड है। एक रेखा बिंदु से गुजरती है, ये वाला, तो इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5। पांचवा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, समीकरण x² - 10x + 11 = 0 के मूलों का हरात्मक माध्य कितना होगा। ठीक है, ये है x² - 10x + 11 = 0, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और बोर्ड है कि मूलों का हरात्मक माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने का वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, आप उस वाले मेथड से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वाला मेथड नहीं बन पाएगा, जो आप गुणा करने पे 11, जोड़ने घटाने पे 10, ये अगर आपको टफ लग रहा है, कई बार होता है क्वेश्चन डायरेक्टली बनते नहीं हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को एक ही तरीके से नहीं बनाया जा सकता, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाएंगे, ax² + bx + c = 0। अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन है तो इसका रूट का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± b² - 4ac / 2, ये आपका होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन देखोगे आप, अगर उसको तोड़ पा रहे हो तो तोड़ दो, और अगर नहीं टूट रहा है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 2 मिनट में बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन को बनाने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आप कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको उसको ईगो में नहीं लेना है कि अरे यार मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा है, मैं इसको बना के रहूँगा। ऐसा करोगे तो आपका लॉस होगा। आप क्या करिए, एक बार इसको तोड़ने का कोशिश करिए, टूट रहा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली फार्मूला लगा लो। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो ये माइनस, यहाँ पर देखिए a = 1 है, b = -10 और c = 11। तो x = हो जाएगा -b ± b² - 4ac / 2a। तो ये आपका 10 ± यह हो जाएगा 100 - 44/2। तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 56/2। ठीक है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो ये 14 चौक 56 में टूट जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। यहाँ से 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ± √14। अब आप बताइए, ये रूट आपका निकला है तो इसको कैसे गेस कर पाते हैं आप, इसमें कौन से 2 नंबर्स है। तो ऐसा कई बार होता है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली ऐसे टूटेंगे नहीं, तो उसको ध्यान रखना। फॉर्मूला आपके पास है, तो यहाँ पर अगर आप रूट लिखोगे तो अल्फा = हो गया 5 + √14 और बीटा आपका हो गया 5 - √14। 2 रूट आपके निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि मूलों का हरात्मक माध्य क्या है। तो हम लोग जानते हैं हरात्मक जो माध्य होता है HP बोलते हैं, क्या HM बोलते हैं शायद,
हार्मोनिक मीन, है ना, HM। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस रूट 14, 5 माइनस रूट 14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 14 प्लस 5 माइनस रूट 14। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू, देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और रूट 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 10। तो ये होगा आपके पास 2 इंटू ये आपका 11 हो जाएगा और ये 10, तो ये हो जाएगा 11/5। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/5। क्लियर है। तो ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अनुक्रम और श्रेणी का ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको, आप टॉपिक वाइज इसको लिखते चलिए। ये क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में लिख लेना कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना डीपली पूछ रहा है। तो देखिए लिमिट हमको फाइंड करना है। ये 6th नंबर का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स टेन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसको हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का जो क्वेश्चन है वो आपके कौन से टॉपिक में आएगा, इसको देख लेते हैं। 21 नंबर के पॉइंट में आ जाएगा। 20 नंबर सिलेबस में आपका जो 21 नंबर का जो पॉइंट है उसमें ये क्वेश्चन फिट बैठेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको लिमिट इसका फाइंड करना है। जी देखिए लिमिट आप जब इसको डालेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा और ये इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, 10 पाई/2 कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, तो 0 इंटू इन्फिनाइट, तो ये तो आपका इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया है ना भाई। जानते हैं ना इनडिटरमाइंड फॉर्म क्या होते हैं, जिनको डायरेक्टली लिमिट लगा के सॉल्व नहीं किया जा सकता। इनडिटरमाइंड फॉर्म हिंदी में क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इनडिटरमाइंड फॉर्म याद रखिए आप इसको। तो ये है, तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 0/0, जैसे ये 0 इंटू इन्फिनाइट है तो इसको हमको 0/0 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 0/0 के फॉर्म में आ गया तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ लिख सकता हूँ कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, सॉरी ये 1 है तो ये 0 बन रहा है, ये 1 बन रहा है और ये 0 बन रहा है। तो अब आ गया आपका 0/0 का फॉर्म आ गया ना यहाँ से। तो 0/0 का जब भी फॉर्म आता है तो आप क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो इसमें क्या करना रहता है, ऊपर में जितने भी नंबर्स हैं, जो भी आपका वेरिएबल है उसका अवकलन करना है, और नीचे में जो भी आपका फंक्शन है उसका अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अवकलन करूँगा तब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 0/0 के फॉर्म में जब अवकलन करते हैं तो सिर्फ इन दोनों का अवकलन नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, जब अवकलन करते हैं तो जो 0/1 है सिर्फ उसका अवकलन नहीं करते, जो पूरे टर्म्स का अवकलन करते हैं। ऊपर में जितना कुछ है ना सबका अवकलन करना है, नीचे में जितना है सबका अवकलन करना है। ठीक है, तो ऊपर में जब आप अवकलन करोगे तो देखेंगे कि ये जो फंक्शन है अलग फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो दो फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, अगर इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस पाई एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। अभी देखिए अंदर का भी आपको अवकलन करना पड़ेगा, पाई एक्स बाई 2 का भी अवकलन करोगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो बचा क्या पाई बाई 2। ओके, तो ये सॉरी यहाँ पर 1 होगा, बार बार इसको मैं गलती कर दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स का आप जब अवकलन करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1, और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन 2। क्लियर है, डिवाइडेड बाई कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन पाई एक्स बाई 2, और पाई एक्स बाई 2 का अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2। क्लियर है। अब देखिए 1 जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये मेरे को 0 मिल जाएगा और ये भी 0 मिल जाएगा, तो ये पहला वाला टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास 1, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 इंटू पाई बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 अपॉन माइनस पाई बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/पाई। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल से ये लिमिट का क्वेश्चन था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डायरेक्ट हम 10वां क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि बीच के जो क्वेश्चन है वो 2D 3D के क्वेश्चन हैं। 10वां क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समाकलन का। देख लीजिएगा समाकलन का टॉपिक को। यहाँ पर दिया गया है एफ ऑफ, देखिए ये आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है। गिवन है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स इज, ये किसके बराबर होगा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के कुछ जो खास फार्मूला होते हैं जिसको हम प्रगुण बोलते हैं। प्रगुण आपने पढ़ा होगा स्कूल में, कुछ 5-6 स्पेशल टाइप के फार्मूला होते हैं इंटीग्रेशन का, लिमिट से वो आपका संबंधित रहता है। उस चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये हमको फार्मूला पूछा, इसका मान पूछा है। मैं यहाँ पर इसको पहले फार्मूला लिखता हूँ कि कौन सा फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपके पास लिमिट दिया है ए टू बी फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी। दोनों लिमिट को मैंने कंबाइन करके जोड़ दिया है और उसमें जो फंक्शन में x है ना उसको घटा दे रहा हूँ dx, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, प्रगुण आप निकाल लीजिएगा। प्रगुण कम से कम मेरे ख्याल से 10 प्रगुण होते हैं, उन 10 प्रगुण को अच्छे से याद कर लेना भाई। ये क्वेश्चन 2017 में आए हैं, तो 19 में 23 में तो एडवांस क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका प्रगुण का क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन में। तो ये क्या होता है, जो लिमिट है दोनों अपर और लोअर उन दोनों का सम कर देना है और फंक्शन में जो x है उसको उसमें से घटा देना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर f ऑफ x दिया गया है ना, तो फंक्शन में जो भी कुछ रहेगा, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात को, फंक्शन में जो कुछ भी रहेगा, फंक्शन में जहाँ भी x रहेगा वहाँ पर ये वाला काम हमको करना है। बहुत सारे अभी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, देखना। अब हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में प्रगुण लगाता हूँ मान लीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे प्रगुण लगाएंगे देखना। ए टू बी ये हो जाएगा एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लगा देंगे। तो क्या ये प्रगुण सही लगा है, पहले आप इस चीज़ को देखिए। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको क्या ऐसा लिखूँगा, इस चीज़ को पहले आप थोड़ा सा सोचिए। देखिए यहाँ पर मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर देना नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी थिंकिंग पावर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि क्या आप अपने दिमाग से इसमें समझ पा रहे हो कि क्या गलती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है उसके अंदर ये काम करना है। यहाँ पर देखो आपने क्या सोच लिया कि फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ एक्स के अंदर काम कर दिया, तो फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स नहीं है, फंक्शन पूरा का पूरा ये है। भाई देखो फंक्शन एफ एक्स तो कुछ फंक्शन होगा और एक्स भी तो है ना, तो ये टोटल पूरा फंक्शन हो गया। तो ये जो काम हम लोग कर रहे थे ए प्लस बी माइनस एक्स, ये पूरा इसमें भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, एक्स सॉरी जहाँ पर x है उसकी जगह में a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से ये आपका होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये डी एक्स भी है, इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टू बी ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं इसके लिए और इसके लिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा ए टू बी, ये माइनस को मैं बाहर निकाल के लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास गिवन था इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये वाला चीज़ गिवन था ना, गिवन दैट क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को देखिए, अब ये हो जाएगा आपका ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा ए बी एफ, और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है डी एक्स है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस ए से बी
एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली जो ये था आपका a प्लस बी माइनस एक्स है ना, हमने तो सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिखा है, a प्लस बी के साथ मैंने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस एक्स के साथ लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ एक्स होती है, तो ये वाले टर्म को एफ एक्स लिख दिया, इस वाले टर्म्स को भी एफ एक्स लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो राइट हैंड साइड में आप लेके आओगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 2a2b x f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमको इसका वैल्यू पूछा था ना भाई, a से b x एफ एक्स डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ प्रगुण याद रखना है और ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। सिंपल सा आपको यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जहाँ पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स अवकलनीय होगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, वो सारे पॉइंट्स निकालते हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें मॉड लगा हुआ हो, तो आप उसको क्या करिए, ब्रेक करके लिख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, मान लीजिए अगर ये 0 से छोटा रहेगा, ठीक है, तो x कैसा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना भाई, ये वाला माइनस में आएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हुआ। तो अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर, और 0 पे क्या दे देगा, 0। उसको चाहो तो अलग पॉइंट भी लगा के लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा करके, और अगर आप इसमें मर्ज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, वो 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे उसका जो नेचर है ब्रेक हो रहा है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 0 ही वो पॉइंट है जहाँ पर हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स वहाँ पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन R में तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन अभी ये 0 पे हमको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए 0 पे चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, कैसा होता है डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ 0 एल एफ है, एल मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, सीधा मैं पॉइंट 0 पे निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला बुक से देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ये होता है। इसको यहाँ पर पॉइंट को रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है, 0 से कम। 0 से कम है तो कहाँ रखना है, इस वाले जगह पे रखना है, तो वो जगह क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखना है, माइनस एच रखना है, और 0 पे क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये आप ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये एक h बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। क्लियरली। देखिए अगर आपको लिमिट कंटिन्यूटी में डाउट है तो आप मेरे बीएससी मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व कराया है। ठीक है, 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें रखना है h को रखना है। ठीक है, 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, h ही जो हुआ ना, तो क्या रखेंगे, h रखेंगे, तो यहाँ रख दीजिए h, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये हो गया 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू RHD इम्प्लाइज दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0। तो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और पूरे के पूरे R पे तो डिफरेंशिएबल था, तो ये पूरा कहाँ डिफरेंशिएबल हो गया, पूरा पूरा रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल हो गया। रियल लाइन को ही क्या लिखा जाता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये नहीं, ये तो हो गया, कोई ऐसा क्वेश्चन रहता, मान लो जैसे ऐसा ये रहता,
ये वाला, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि अगर ऐसा फंक्शन रहे f(x) = mod x तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, उसी में से आपको क्वेश्चंस निकालना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, कंटिन्यूटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे आपको अपना थिंकिंग पावर बढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 12वां जो क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपका वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो 2D 3D ज्योमेट्री और वेक्टर को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सीरीज दिया गया है, इसका n टर्म का सम है ना, अप टू n टर्म। तो n टर्म का जो सम है ये आपको बताना है। तो एक बार आप इसको देखोगे तो डायरेक्टली तो ये जुड़ेगा नहीं, 1 1 1 तो ये n हुआ, फिर ये x, इसमें x है तो ये x कितनी बार है, n-1 बार है, x² कितनी बार है, n-2 टाइम्स है, तो यहाँ से तो ये नहीं बन सकता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि कहाँ से मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक ये चीज़ होता है 1 - x 1 + x, 1 - x 1 + x + x², 1 - x 1 + x + x² + x³ इन तीनों का वैल्यू कितना आता है, आप एक बार वीडियो को रोकिए और मेरे को बताइए कि ये तीनों का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। इसको आप खुद से बनाइए, तब तक मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। 1 - x माइनस, देखिए आई होप कि आपने इस चीज़ को बनाया होगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 - x²। सेकेंड वाले का होता है 1 - x³ और थर्ड वाले का होगा 1 - x⁴, ठीक है। तो ये पैटर्न को याद रखिए, 1 - x और यहाँ पर देखिए x है, x² x³ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो वाला फॉर्मूला आपके पास आते जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम अब इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो यूज़ कैसे करेंगे, देखिए 1 - x का गुणा करके हमने भाग भी दे दिया है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, ब्रैकेट में 1 + 1 + x + 1 + x + x² अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। ऊपर वाले पॉइंट का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे में एज इट इज़ ये 1 - x हो जाएगा। सेकंड में जब आप गुणा करोगे तो डायरेक्टली मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ 1 - x², ठीक है। थर्ड में जब आप गुणा करोगे तो डायरेक्टली 1 - x³ मैं लिख देता हूँ। इसी प्रकार से ये 1 - x⁴, 1 - x⁵ ऐसे करके ये चलते जाएगा। क्लियर है, अप टू n। कितनी बार जोड़ना है आपको, n टाइम्स जोड़ना है। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर अब एक को देखिए, एक कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो एक को जब आप n बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं लगता ना। 1 को आप 5 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 10 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा। एक को कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स जोड़ने पर n आ जाएगा। सेकंड जो आपके पास पॉइंट्स हैं उनमें आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x + x² + x³ अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास, क्लियर है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए n टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि ये होता है 1 + AR + AR², ये वाला जो फॉर्मूला था ना, 1 + R R² R³। n टर्म्स का सम कैसे होता है, SN कैसे लिखते हैं, A/1 - R। A मतलब क्या होता है, प्रथम पद, और R क्या होता है, सर्वांतर होता है ना, सर्वांतर। तो यहाँ पर देखिए सर्वांतर कितना आ रहा है, R रहता है तब सर्वांतर R आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्वांतर कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। नहीं एक मिनट, ये शायद ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सर्वांतर का ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये वाला फॉर्मूला आपका आई थिंक ये वाला लगेगा। अच्छा वो S इन्फिनाइट है, सॉरी मैं गलती से SN लिख दिया था, वो S इन्फिनाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनाइट नहीं है, इसी चीज़ को आपको समझना है। एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें आप उसी को डायरेक्टली मार दोगे, ये वाला फॉर्मूला भी जो मैंने लिखा था ना उसको लिख के आप आंसर ला दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना, ये अप टू n है, अगर n टर्म्स हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, SN का होता है A1 - R⁴n/1 - R, ये होता है SN का फॉर्मूला। और जो मैंने लिखा था ना A/1 - R, ये शायद S इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला होता है। तो इस चीज़ को अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/1 - x, ये हो जाएगा n माइनस, ये होगा आपके पास प्रथम पद क्या है, x है, ठीक है। 1 माइनस सर्वांतर भी x आ रहा है, देखिए भाग देते जाएंगे, x का ही डिफरेंस है, पहले पद को दूसरे पद से भाग दीजिएंगे,
सॉरी दूसरे पद को पहले पद से भाग दोगे तो x आएगा, तीसरा बटा दूसरा करेंगे तो भी x आएगा, तो हर पद के बीच का अंतर कितना है, सर्वांतर x है। तो प्रथम पद x है, सर्वांतर भी x है, तो ये हो गया n/1 माइनस x, ये हो गया। क्लियर है? अब इसको सिंपली अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस x, और आपका ये हो जाएगा n इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा n 1 माइनस एक्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि कैसे अब इसको बनाया है हमने। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा ये तभी हो पाएगा जब आपको सारे फॉर्मूला याद होंगे। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 15 ये भी आपका यही सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। दिया गया है यदि समीकरण ax² + bx + c के मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है तो bc² ca² और ab² होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं सबसे पहले ax² + bx + c = 0। देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग। देखिए मान लेते हैं मूल इसके अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, मान लिया अल्फ़ा और बीटा उसके रूट हैं, तो मूलों का योग मतलब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होता है, मूलों का योग बराबर होता है, देखिए जो सेकंड टर्म है ना b अपॉन फर्स्ट टर्म a सामने में माइनस। ये आपको अच्छे से पढ़ना है भाई। मूलों का योग अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो कैसा होगा, क्यूबिक में कैसा होगा, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का योग, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा सीरीज़ वाले में, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a, और मूलों का गुणन कैसे लिखते हैं, गुणन, ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन हायर पावर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म c अपॉन a, यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दे दिया गया है। अब आपके पास क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मूलों का जो योग है ना वो उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। तो देखो मूल जो है उनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है उनके क्या बोले हैं, उनके व्युत्क्रमों के वर्ग के योग के बराबर। तो सबसे पहले व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, अपॉन में लिखेंगे, ये हो गया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के वर्ग तो ये स्क्वायर लग जाएगा, और उसका सम मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कई लोग ऐसे लिख देते हैं 1/α² प्लस β²। व्युत्क्रम बोले मतलब 1 अपॉन में लिख दिया, और वर्गों का योग मतलब α² प्लस β², तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा ना। तो ध्यान देना भाई, शब्दों का ही खेल है। मूलों के वर्गों, तो मूलों का व्युत्क्रम, तो पहले व्युत्क्रम लिख लिया, व्युत्क्रम का वर्ग तो वर्ग लगा दिया, अब उसका सम बोला है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा β² प्लस α² डिवाइडेड बाई α² β², ये हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b अपॉन a दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला वैल्यू तो मेरे को नहीं पता है ना, ये वाला वैल्यू मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पर पहले एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर ना देखिए, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, ये α² प्लस β² नहीं पता, तो इसको आप कैसे चेंज करके लिख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको ध्यान रखना ना। जैसे कि आपके पास ये दिया गया है x² प्लस y² है, तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, x प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा लिखा जा सकता है ना। भाई देखो, आपको इसका मान नहीं पता, लेकिन आपको x प्लस वाई और xy का वैल्यू पता है, तो इसको ऐसा कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। ये चीज़ को आप हमेशा याद रखना। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी रहती है, उसको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2α बीटा डिवाइडेड बाई α² β²।
अब मेरे को जितना भी वैल्यू पता है उन सबको यहाँ पुट कर देता हूँ। समझ में आई ये चीज़? यहाँ पर ऐसे अप्लाई होगा। तो मान रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। ये आपका राइट साइड में चले जाएगा तो b अपॉन ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से मैं पूरा ए को कैंसिल कर सकता हूँ, ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर, आप उसको उधर ले जाओ यार डायरेक्टली। ठीक है, ये ए की घात 3 है, यहाँ जाएगा तो ये ए बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर जाएगा तो 2a स्क्वायर सी बचेगा। ठीक है, इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। सारे इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब 99% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को नहीं बन रहा करके छोड़ देंगे। अब मेन लॉजिक तो यहीं पर है। अभी तक का जो कैलकुलेशन वाला काम था, अगर आप ठीक ठाक पढ़े हो तो यहाँ तक तो सब कर लेंगे, इसके आगे ही सोचना मेन काम है। तो देखिए, अब ऑप्शन में बोला था बी सी स्क्वायर ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन में बोला है बी सी स्क्वायर। तो देखिए बी सी स्क्वायर है आपके पास, सी ए स्क्वायर भी है और ए बी स्क्वायर, तीनों चीज़ है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? ये समांतर श्रेणी में है, गुणोत्तर में है कि हरात्मक में, ही आपको बताना है ना। तो ध्यान देंगे, अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, मतलब कोई भी जो दो टर्म्स हैं उनके बीच में समान अंतर होना चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था, यहाँ पर मैं मिटा के लिख लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ये एक हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका समांतर माध्य निकालता हूँ तो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? समान अंतर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर का वैल्यू सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के बराबर होगा, ये मतलब होगा ना उसका। अब इसको आप ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2c a स्क्वायर। तो देखिए यही चीज़ आ गया ना, तो मतलब ये जो नंबर्स हैं वो अगर समांतर श्रेणी में होंगे तब ये वाला आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना है, देखिए पूरा कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। यहाँ पर मेन एक पॉइंट ये है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है मूलों के व्युत्क्रम के वर्ग का योग, तो उसको जमाना आपको आना चाहिए। उसको सॉल्व कर लिया आपने, उसके बाद ये चीज़ को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसे को ऐसा चेंज करने का। फिर लास्ट में जो आपके पास आया है कंडीशन, उसको आपको फिट करके देखना है कि किस में वो सही तरीके से फिट बैठ रहा है। ठीक, चलिए अब हम बनाते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17वां जो क्वेश्चन है ये आपका क्रमचय संचय जो होता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें का क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 5 पुरुष और 2 महिलाओं को एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है? 5 पुरुष है ना, और वृत्ताकार मेज। तो सबसे पहले वृत्ताकार मेज बना लीजिए और यहाँ पर कितने पुरुष आपको अलाइन करने हैं? 5। तो यहाँ पर मेल, ये आपका मेल और ये, ठीक है, तो ये 5 हो गए। तो 5 मेल को कितने प्रकार से पहले आप बैठा सकते हो? तो देखिए पहला जो मेल है वो कहाँ कितने जगह बैठ सकता है? 1 2 3 4 और 5 जगह बैठ सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले के लिए कितने चॉइसेस है? 5 चॉइस है। ओके, सेकंड वाला जो मेल है उसके लिए कितने चॉइस है? 4 चॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पर तो नहीं बैठा सकते, उसको 4 ही जगह बचा। तीसरे के लिए सिर्फ 3 जगह है, दूसरे के लिए 2 और लास्ट वाले के लिए 1 जगह है। ठीक है, तो ये तो भी ऐसा बैठ गए। अभी इसको थोड़ा खिसका दोगे तो दूसरा डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कभी भी मेल फीमेल हो गया, बकरी बिल्ली कुत्ता कुछ भी आ गया, उसको अगर आपको वृत्ताकार में अगर आपको जमाना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 मेल है तो ये कितना हो जाएगा?
5 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 तरीके से आप उसको बैठा सकते हो। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमको 5 पुरुष दिए गए थे, उनको हमको एक वृत्ताकार मेज में बैठाना है। तब इस चीज़ को आप ध्यान से याद कर लीजिए कि वृत्ताकार अगर कोई जगह है और उसमें अगर हमको किसी भी चीज़ों को अलाइन करना है तो जितना भी दिया, जैसे 5 दिया था तो 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर 8 पुरुष दिया रहता तो कितना हो जाता, 7 फैक्टोरियल। अगर 12 पुरुष देगा तो 11 फैक्टोरियल। तो जितना भी दिया है नंबर उससे एक कम लगा के फैक्टोरियल बना दो, वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वेज। तो ये 24 हो गया। अब देखिए, अब वो बोला है कि 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाओं को भी बैठाना है, लेकिन वो दोनों महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाना है। ठीक है, तो महिला ऐसे बैठ सकती है। ठीक है, ये 2 जगह उसके पास रहेगा, या तो यहाँ पर और यहाँ पर बैठा दिया आपने, या तो यहाँ और यहाँ बैठा दिया, या तो यहाँ। अब मतलब ऐसे नहीं बैठा सकते ना भाई, 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकते, तो उनके बीच में एक मेल या पुरुष होना चाहिए। तो इतने तरीके हैं। तो आप इसको देखो, पहला वाला जो वुमेन है उसके पास कितने चॉइस है, 1 2 3 4 5 चॉइस है, तो वो 5 जगह बैठ सकती है। लेकिन जो दूसरी महिला है वो सिर्फ यहाँ पर तो नहीं बैठ सकती इस जगह में, तो उसके पास 1 2 3 4 ही जगह बचा, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो टोटल कितना जगह आप बैठा सकते हो, 20 जगह उनको बैठा सकते हो। 2 महिलाओं को 20 प्रकार से बैठा सकते हो। ओके, तो टोटल आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 × 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 × 20। तो ये आ गया 480 तरीके से आप इनको अरेंज करके बैठा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जनरली सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। इसको आप अभी मैं तो बोलूँगा कि स्किप कर दो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को 2D 3D ज्योमेट्री हो गया और आपका वेक्टर वाला हो गया, वेक्टर अलजेब्रा, उनको हम लोग लास्ट में आराम से बनाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग अलजेब्रा, कैलकुलस हो गया, आपका सांख्यिकी, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी 17 क्वेश्चंस में टोटल अभी तक मैंने शायद 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो 17 में से अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को बनाया है, बाकी क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। तो ये अब ऐसे ही हम लोग चलाएंगे, एक वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि वीडियो शायद 50 मिनट का हो चुका है और इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम एवरेज करके सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट्स व्याख्याता का तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर मैथमेटिक्स में, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। और अगर कोई भी चीज़ में गलत है तो उसको आप डेफिनेटली मुझे बताइए, ताकि मैं भी उस चीज़ को सुधार कर सकूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें आपका सीरीज़ का क्वेश्चन ज़्यादा दिखा है ना। अब सीरीज़ के साथ मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। लिमिट से एक क्वेश्चन हो गया, मैट्रिक्स से क्वेश्चन था, और आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।